हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने लाए हुए हैं केमिस्ट्री का 2023 का सेट नंबर 1, जिसके अंदर एक लेक्चर डाल दिया था। आज हम दूसरा लेक्चर डालेंगे और यहाँ से अब आपका लगातार केमिस्ट्री का 2023 का सेट पड़ेगा। 2023 और 24 के सेटों को आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, आपके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके साथ हम फरवरी में कराना शुरू कर देंगे वन शॉट वीडियो, और वन शॉट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कराया जाए। चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। और फिजिक्स के अंदर हम वन शॉट वीडियो चला रहे हैं टॉपिक, और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी कराते जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3 को। और तीसरा प्रश्न बोल रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र सहित वर्णन करना है, यानी चित्र सहित वर्णन करना है, और इसकी एक उपयोगिता भी लिखनी है। देखो, सबसे पहले मानक को आपको पता होना चाहिए भाई, कोई भी चीज अपने आप में स्टैंडर्ड कब होगी। अब मानक सेल कैसे बनेगा, तो मानक सेल के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है कि तापमान 25 डिग्री सी होना चाहिए, दाब 1 वायुमंडल, और सांद्रता जो लेनी है वो लेनी है इकाई। 1 मोलर सांद्रता लेनी है, इकाई सांद्रता लेनी है, तापमान 25 डिग्री सी रखना है, और दाब कितना रखना है 1 वायुमंडल। तो यह सेल क्या बन जाता है, मानक। क्या बन जाएगा, मानक सेल बन जाएगा। अब चूंकि हाइड्रोजन सेल बनाना एक गैस का सेल बनाना है, और गैस का सेल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप एक क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे। इस पात्र के अंदर आप जिसका सेल बनाना होता है उसी का विलयन रखना होता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर एक कंडीशन होती है कि आपको जिसका सेल बनाना होता है उसे उसी के विलयन में डुबोना होता है। अब मुझे हाइड्रोजन का सेल बनाना है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता वाले विलयन में डुबोना होगा, अर्थात HCl विलयन में। और इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता। हमने इसकी कितनी ली है, 1 मोलर सांद्रता। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक कांच की नलिका लेंगे। किसको लेंगे, एक कांच की नलिका लेंगे, और कांच की नलिका में हम क्या करेंगे, प्लेटिनम के तार को रख देंगे। कांच की नलिका में किसको रख देंगे, प्लेटिनम के तार को। और इस कांच की नलिका को क्या कर देंगे, पूर्णतः सील कर देंगे, बंद कर देंगे। और ये रहा प्लेटिनम का तार। प्लेटिनम का तार किस में रखा है आपने, तो आप रखा है कांच की नलिका में, और पूर्णतः बंद करके इसे किस में डुबो देंगे, इकाई सांद्रता के HCl विलयन में ही क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। और आवश्यकता अनुसार H2 गैस को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। तो यह किसकी कंडीशन हो गई, यह हो गई हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन को उसके पात्र में लेते हैं, फिर प्लेटिनम के तार को एक कांच की नली में बंद करके इकाई सांद्रता वाले विलयन में डुबो देते हैं, और आवश्यकता अनुसार 1 वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। क्लियर। तो इसमें लिखेंगे इसके बारे में लिखेंगे 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम के तार को कांच की नली में सील करके 1 मोलर सांद्रता वाले
HCl विलयन में डुबो देते हैं, विलयन में डुबो देते हैं तथा एक वायुमंडल दाब पर आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन गैस को H2 गैस को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। क्लियर? ये किसके बारे में लिखना है? यह लिखना है बेटा HCSHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। उसके बाद क्या करना है, इसकी पूछी है उपयोगिता, यानी इसका क्या करना है, उपयोगिता बतानी है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता इसमें क्या करना होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का जो इसमें क्या होता है, मानक हाइड्रोजन जो मानक इलेक्ट्रोड होता है, मानक इलेक्ट्रोड के स्थान पर हम किसको लगा देंगे, इस हाइड्रोजन सेल लगाकर उसके ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव के मान को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। मानक हाइड्रोजन जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में इस SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाकर हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए उसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर वैद्युत रासायनिक यानी गैल्वेनिक से जोड़ देते हैं तथा इसके पश्चात इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेंगे? विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ख है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र तथा लक्षण लिखिए। देखो क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण, तो इसका उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण N2O5 और ये क्या है, गैस, तीर के बाद बनाएगा NO2 प्लस में बाहर निकलेगा O2, पर N यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई O हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, पर यहाँ कितने 5, तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्लियर? ये क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस। तो यह प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। अगर बात करेंगे सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है K बराबर 2.303 बट्टे T log 10 A अपॉन A माइनस के x। क्लियर? यह प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला।
अगर इससे आपसे मात्रक पूछता है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। क्लियर। इसके बाद अब आपसे पूछ रहा है लक्षण, तो पहला पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, अनंत समय लगता है। क्या लिखेंगे, अर्थात यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में कैसा समय लगता है, अनंत समय लगता है, अर्थात ये कभी पूर्ण नहीं होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो आपका ये अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता है, इनको परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है यह परिवर्तित नहीं होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने पर उसका वेग स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर। नोट करिए प्रश्न नंबर 3 के खा को नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ग प्रश्न है, द्वय दंतुर और उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले समझेंगे द्वय दंतुर लिगेंड। किसको समझेंगे, द्वय दंतुर लिगेंड। तो क्या है द्वय दंतुर लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, क्या कहलाएंगे, द्वय दंतुर लिगेंड कहलाएंगे। ये क्या होगा, एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ द्वय आबंध बनाते हैं। कितने आबंध बनाते हैं, द्वय आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिनके पास, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, द्वय दंतुक या द्वय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही समय में दोनों दाता परमाणुओं द्वारा आबंधित रहते हैं। क्लियर। इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो एथिलीन डाई एमीन। यहां पर आपसे पूछा जाए कि इसमें दाता परमाणु कौन है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। दाता परमाणु कौन है इसके अंदर, N। दाता परमाणु कौन है इसके अंदर, N है। तो क्या बताया, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे, द्वय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही समय में दोनों दाता परमाणुओं द्वारा क्या रहते हैं, आबंधित रहते हैं। क्लियर। इसके बाद बेटा इसका एक और एग्जांपल है ऑक्सोलेटो।
इसका एक एग्जांपल और कौन है, ऑक्सोलेटो है, सी डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में हो, और इस पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। ये बेटा ऑक्सोलेटो, ठीक है, ऑक्सोलेट आयन, ऑक्सोलेट आयन। इसमें जो दाता परमाणु है वह कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। क्लियर। तो यहां पर ये हो गया बेटा इसका उदाहरण। अब बात करेंगे, उसके बाद दूसरा है, इसमें पूछा गया है उभय दंतुक लिगेंड। क्या है, उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड। अब बात करेंगे उभय दंतुर लिगेंड क्या है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित तो होते हैं, किंतु केंद्रीय धात परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु आबंधित रहता है, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, उभय दंतुक लिगेंड। मतलब जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु तो होंगे, लेकिन केंद्रीय धात परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु आबंधित रहता है, तो ऐसे लिगेंड को आप क्या बोलोगे, उभय दंतुर लिगेंड। तो इसमें लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, किंतु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु आबंध द्वारा आबंधित रहता है, ऐसे लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण NO2 में दो दाता परमाणु हैं। देखो N भी है दाता परमाणु, और कौन है, O भी कौन है, दाता परमाणु। क्लियर। इसमें N दाता परमाणु है, NO2 में N दाता परमाणु, और ONO में O दाता परमाणु। क्लियर। ऐसे CN इसका उदाहरण हो जाएगा, C और N दोनों के दोनों कैसे, दाता परमाणु है, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर। नोट करिए बेटा इस प्रश्न को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का घ, और घ है डी ग्लूकोज तथा डी फ्रैक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई ग्लूकोज की संरचना कैसे बनेगी, तभी आप डी ग्लूकोज की संरचना बना पाओगे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना पाओगे। ऐसे ही फ्रैक्टोज की संरचना पता होनी चाहिए, तभी आप अल्फा डी फ्रैक्टोज और बीटा डी फ्रैक्टोज बना पाओगे। देखो लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या है, केवल डी ग्लूकोज और डी फ्रैक्टोज की संरचना पूछी है, तो इसमें क्या होगा, आप कार्बन संख्या 1 पर पहले बना रहे ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज में कार्बन संख्या 1 पर एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 और 1 6, लास्ट वाले पे अल्कोहल। कार्बन संख्या बेटा किसको छोड़ना है, 3 को छोड़कर सीधे हाथ पे किसको जोड़ना है, आप जोड़ दोगे OH। किनको जोड़ देना है, OH। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 को छोड़कर सीधे हाथ पे OH, तो इसके विपरीत हाथ पे किसको जोड़ देना है, H को। लेकिन 3 पे क्या कर देना है, पलट देना है। पलटने का मतलब OH इधर और H इधर, तो ये बन जाएगा डी ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, डी ग्लूकोज। अब बनाना हमें फ्रैक्टोज, D
डी फ्रैक्टोज। डी फ्रैक्टोज में क्या होगा, आप कार्बन संख्या 2 पर कीटोन समूह होगा, कार्बन संख्या 2 पर क्या होगा, कीटोन समूह, और कार्बन संख्या 1 पर 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, पहले पर और 6वें पर बेटा होगा एल्कोहल ग्रुप, दूसरे पर होगा कीटोन समूह। कार्बन संख्या 3 को छोड़कर सीधे हाथ पे OH, तो उल्टे हाथ पे आपको किसको जोड़ देना, H को 3 पे पलटवार कर दो, तो ये बन जाएगा डी फ्रैक्टोज। तो अब आपसे पूछा गया बेटा इसमें देखो, इसमें कौन उपस्थित होता है, एल्डिहाइड। ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह पाया गया, एल्डिहाइड समूह पाया गया, जबकि जबकि फ्रैक्टोज के अंदर कौन सा समूह पाया गया, कीटोनिक। तो इसके अंदर कौन सा समूह है, कीटोनिक समूह है। और आप लोग ग्लूकोज के अंदर देखेंगे तो ग्लूकोज के अंदर आपको कौन सा समूह मिला, तो आप बताओगे एल्डिहाइड। कौन सा समूह मिला आपको, एल्डिहाइड समूह। क्लियर, नोट करिए इस प्रश्न को, नोट करिए।